जब अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का नया कानून प्राधिकरण आज शिक्षण संस्थानों का आज प्रारंभ हो रहा है। शिक्षा बोर्ड में हमने कहा कि जो हमारे राज्य का शिक्षा बोर्ड है उसका सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के एक ऐसे फैसले की जिसने एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में भी काफ़ी चर्चा शुरू कर दी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है और अब उसकी जगह एक कॉमन अथॉरिटी बनाने की तैयारी की जा रही है जो राज्य के सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगी। सरकार का कहना है कि इससे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यूनिफॉर्म गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स इस फैसले को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कर रहे हैं। आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? मदरसा बोर्ड का रोल क्या था? नई अथॉरिटी किस तरह काम करेगी और इसका स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मदरसा बोर्ड होता क्या है। भारत के कई राज्यों में मदरसा बोर्ड बनाए गए हैं जिनका काम रजिस्टर्ड मदरसास की निगरानी करना, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, एग्जामिनेशन सिस्टम को रेगुलेट करना और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई कार्यों को संभालना होता है। हर राज्य में मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारियां और अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। उत्तराखंड में भी मदरसा बोर्ड लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि बदलते समय के साथ एजुकेशन को ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है जो सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए समान हो और जहां गवर्नेंस तथा मॉनिटरिंग एक समान व्यवस्था के तहत हो। इसी सोच के साथ सरकार ने मदरसा बोर्ड को अलग संस्था के रूप में जारी न रखने का फैसला लिया है। अब एक कॉमन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो केवल मदरसास ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिख इंस्टीट्यूशंस, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जैन इंस्टीट्यूशंस और अन्य नोटिफाइड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करेगी। सरकार का कहना है जब सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत आएंगे तो गवर्नेंस और मॉनिटरिंग में सफलता आएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी ज्यादा आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट के अनुसार इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होने से कई बार कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है। अगर एक ही अथॉरिटी सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगी तो पॉलिसीज को लागू करना आसान होगा, रिकॉर्ड्स बेहतर तरीके से मेंटेन किए जा सकेंगे और इंस्पेक्शन प्रोसेस भी एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में पूरा किया जा सकेगा। सरकार का यह भी कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन, कंप्लायंस और इंस्पेक्शन जैसी सभी प्रोसेस को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए संचालित किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिटी भी इस फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि हर स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी इंस्टीट्यूशंस को मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। नए फ्रेमवर्क के जरिए करिकुलम मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को और भी मजबूत किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी संस्था की रिलीजियस आइडेंटिटी को बदला जाएगा, बल्कि केवल गवर्नेंस और रेगुलेशन को एक समान ढांचे में लाने की बात की जा रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई लोगों को लग रहा है कि यह फैसला केवल मदरसास को ध्यान में रख के लिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का आधिकारिक पक्ष ये है कि नई अथॉरिटी सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए होगी, यानी रेगुलेशन मॉडल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। इसी वजह से सरकार इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रूप में पेश कर रही है, ना कि किसी एक संस्था के खिलाफ उठाया गया कदम। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 के तहत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने संस्थान चलाने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्राप्त है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में यह भी स्पष्ट कर चुका है कि एजुकेशन क्वालिटी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रीजनेबल रेगुलेशन किया जा सकता है।
है। यानी ऑटोनॉमी और रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाए रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस फैसले पर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने से मदरसा एजुकेशन की अलग पहचान और उसकी विशेष जरूरतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। उनका मानना है कि रिलीजियस एजुकेशन और जनरल एजुकेशन का ढांचा अलग होता है और इसी वजह से एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत बनी रहनी चाहिए। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि नई अथॉरिटी का ढांचा, उसके अधिकार और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर पूरी स्पष्टता होनी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशंस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं दूसरी ओर इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग इसे एजुकेशन रिफॉर्म्स की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नेंस ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शन और कंप्लायंस सिस्टम को भी एक समान मानकों के आधार पर मॉनिटर किया जा सकेगा। इससे इंस्टीट्यूशंस के बीच रेगुलेटरी डिफरेंसेस कम होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में एक रूपता आएगी। अब सवाल उठता है कि इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई या उनके सर्टिफिकेट्स पर कोई तत्काल प्रभाव पड़ेगा। अगर ट्रांजिशन सही तरीके से होता है तो क्लासेस, एग्जामिनेशंस और एडमिशंस पहले की तरह ही चलते रहेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कुछ नए नॉर्म्स जरूर लागू हो सकते हैं। टीचर्स और इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के लिए भी कुछ बदलाव संभव हैं। नए इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स लागू किए जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और सिंगल विंडो गवर्नेंस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस में भी कमी आ सकती है। हालांकि यह पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई राज्यों में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के तहत अलग अलग कदम उठाए हैं। कहीं करिकुलम मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया, कहीं डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिला, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए एक नई रेगुलेटरी मॉडल्स अपनाए गए। उत्तराखंड का ये फैसला भी इसी व्यापक एजुकेशनल रिफॉर्म प्रोसेस का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन किसी भी पॉलिसी की असली सफलता उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। अगर नई अथॉरिटी प्रभावी ढंग से काम करती है, इंस्टीट्यूशंस के साथ संवाद बनाए रखती है और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मॉडल अपनाती है तो इसका फायदा पूरे एजुकेशन सिस्टम को मिल सकता है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रही या कम्युनिकेशन स्पष्ट नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों को अस्थायी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी संस्था को लगता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं तो वह लीगल प्रोसेस का सहारा ले सकती है। भारत में एजुकेशन और माइनॉरिटी राइट्स से जुड़े कई मामले पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर इस पॉलिसी का जुडिशियल रिव्यू भी संभव है। फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम स्थिति नहीं है। आने वाले समय में होने वाले डेवलपमेंट्स पर सभी की नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड इंफॉर्मेशंस को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इस कॉमन अथॉरिटी को किस तरह लागू करती है। इसके रूल्स क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, अथॉरिटी के अधिकार क्या होंगे और ट्रांजिशन पीरियड कितना लंबा होगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट का मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक कॉमन अथॉरिटी बनाने का फैसला एजुकेशन गवर्नेंस के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार इसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यूनिफॉर्म रेगुलेशन की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स इंप्लीमेंटेशन तथा इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह नया फ्रेमवर्क जमीन पर कितना सफल साबित होता है और क्या यह वास्तव में एजुकेशन सिस्टम को लेकर और बेहतर बना पाएगा।
हम इस मुद्दे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।